हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का आर्टिकल हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कुछ बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि अगर टॉपिक के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम उस टॉपिक को देखते तो हैं, बस देख के छोड़ देते हैं। अभी अगर ये टॉपिक क्रिकेट के बारे में होता तो आपका इंटरेस्ट आता, बट अगर हमारे जाने एरिया के बारे में अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता है। बट अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपको अगर थोड़ा नॉलेज बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हमेशा आर्टिकल आपकी एरिया जो आप जानते हो उसी के बारे में आएगा। हालांकि आज का जो टॉपिक है वो तो मुझे लगता है कि जितने भी इंडियंस हैं उनको ज़रूर इसके बारे में पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI और CPIM, ये दो जो पार्टीज हैं इनके बारे में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये जो है, अब यहाँ पर जो पहला सवाल उठता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है। तो देखिए, पहली बात तो हर पार्टी की विचारधारा होती है और अलग अलग विचारधारा हैं। जैसे हम कहते थे कि कांग्रेस जो थी वो थोड़ी सोशलिस्ट विचारधारा की थी, जो बीजेपी है वो कैपिटलिस्ट विचारधारा की है। अब जो कम्युनिस्ट होती है उसकी क्या विचारधारा होती है, तो कम्युनिस्ट भी समय के साथ उसके बहुत सारे अलग अलग रूप आए, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो है वो तरीके से इस विचारधारा को कैरी ऑन किया गया। बट अगर हम रूट पे जाएं कि कम्युनिस्ट वर्ड कहाँ से आया और ये कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कैसे आगे बढ़ा, तो यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी अगर हेल्प कर दूं कि जो कम्युनिस्ट वर्ड आया, कम्युनिस्ट वर्ड ये आया कॉमन वर्ड से, कॉमन। अब यहाँ पर कॉमन से बना कम्युनिस्ट। नाउ व्हाट इज मीन कॉमन? तो यहाँ पर हुआ ये कि औद्योगिकरण के बाद जो उद्योग हुआ करते थे वो बेसिकली व्यक्तिगत उद्योग होते थे। जो पूंजीपति है, जिसके पास पूंजी है, वो अपनी पूंजी लगाता था और फिर वो लेबर को उठाता था और फिर उनसे काम करवाता था और फायदा उनको होता था और जो मजदूर होते थे उनको सिर्फ वेजेस मिलते थे। हालांकि यहीं पे एक और वर्ग आया, मिडिल क्लास, बुर्जुआ कहते हैं उसे हम, बुर्जुआ ग्रुप। एक तो हुआ पूंजीपति जिन्होंने पूंजी लगाई, एक हुए लेबर जिन्होंने अपना परिश्रम दिया, लेकिन एक और वर्ग था जो उनकी पूंजी और उनके लेबर के बीच में काम करता था, पढ़ा लिखा वर्ग, मध्यम वर्गीय। ये भी इसी एक क्रांति के दौरान का वर्ड है, मिडिल क्लास। अब यहाँ पर बहुत सारे विचारक, बहुत सारे जो एक्टिविस्ट, बहुत सारे फिलोसफर आए जिनको इस चीज़ का थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन उसमें सोचिएगा कि जो लेबर है, जो सारा काम वही करता है, लेकिन उसको उस काम का कोई भी जो है वो प्रॉफिट नहीं मिलता, सिर्फ उसको उसकी मेहनत का जो है वो भत्ता मिलता है, उसका मुनाफा नहीं मिलता। मुनाफा किसको मिलता है? जो पूंजीपति हैं, जिनके पास पूंजी थी, उन्होंने काम किया। अब यहीं पे विचारधारा आई। Karl Marx is the very big name and Engels is another big name जिन्होंने इस पे बहुत सारा काम किया। हमारी कंट्री में बात करेंगे तो ज्योति बासु, जो बहुत लंबे टाइम तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे। अब जो यहाँ पर अगर हम आए तो वापस आ जाएं कि कॉमन वर्ड में क्या कॉमन हो, तो कहा कि जो भी चीज़ हो, मान लेते हैं हम यहाँ पर इंडस्ट्री वो स्टेट ओन हो, स्टेट ओन, ये इसका मालिक कोई भी निजी व्यक्ति ना हो, स्टेट ओन हो, और फिर वहां से जो भी प्रॉफिट हो वो किसी एक का ना हो बल्कि पूरी सबका बराबर हो। तो इसी विचारधारा को कहा गया कम्युनिज्म विचारधारा। अच्छा, यहीं से एक और नया फैक्टर आया, दैट इज सोशलिज्म। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सबका होगा, तो इसे हम कहेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कम्युनिज्म ने कहा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशलिज्म ने कहा
डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। हम अभी भी स्टेट ओन्ड होगी, अभी भी कम्युनिज्म या सोशलिज्म में निजी संपत्ति नहीं होगी, स्टेट ओन्ड ही होगी। लेकिन कम्युनिज्म ने कहा कि आपका पार्टिसिपेशन है या नहीं है, जो प्रॉफिट हुआ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। सोशलिज्म ने कहा नहीं, हम जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। अब इसी तरह से जो है वो अलग अलग बने। अगर आपने थोड़ी भी इकोनॉमी की पढ़ाई की है, अब यहाँ पर दो तरह के लोग होंगे, एक जिनका जो एक इकोनॉमी जो होगी जिनकी उनका अच्छा उनका होगा, हो सकता है वो स्टूडेंट रहे हों, और दूसरे होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता है। तो थोड़ा सा पढ़िए तो थोड़ा सा पता चलता है। यहाँ पे हम एक राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति नहीं, एक देश के प्रोग्रेस की हम बात करते हैं। यूएसएसआर जो है वो भी कम्युनिज्म विचारधारा की है, चाइना की भी है। ये भी एक पढ़ने वाली बात है कि चाइना जो इन्फ्लुएंस हुआ वो यूएसएसआर के ही कम्युनिस्ट विचारधारा से इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन बाद में उसने अपनी विचारधारा बहुत डिफरेंट जो है वो डेवलप की। तो ये सारे बहुत सारे पहलू हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CPIM कांग्रेस जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज लॉन्ग मार्च अहेड। अभी आगे लंबी यात्रा है। द CPI मेक्स अ शिफ्ट इन लीडरशिप। जो CPIM है उसने जो है, अब यहाँ पर M मार्क्सिस्ट, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचारधारा दी। जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी उनसे जो प्रभावित हुए, दैट इज CPIM मेक्स अ शिफ्ट इन लीडरशिप। उन्होंने अपने लीडरशिप में थोड़ा बदलाव किया है, शिफ्ट किया है। एज इट सीक्स, क्योंकि ये चाहती है टू रिटेन बनाकर रखना रिलेवेंस, कि भाई ये आज के दौर में भी ये जो है रिलेवेंट है। कई बार ऐसा होता है कि कोई विचारधारा बहुत ही पुरानी हो जाती है, नॉट रिलेवेंट टुडे, बट ये अगर बने रहना है कि ये आज भी रिलेवेंट है तो उसके लिए थोड़ी सी पार्टी की लीडरशिप को चेंज किया है। इन अ वर्ल्ड वेयर, एक ऐसी दुनिया में जहां द आइडिया ऑफ स्टेट कंट्रोल ऑफ, जहां पर स्टेट का कंट्रोल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इस पास इज आउट ऑफ डेट। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर पास इज आउट ऑफ डेट। पैसे नहीं पढ़ना है, थोड़ा पास से, दैट इज फ्रेंच वर्ड है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे खास ध्यान देंगे। और मैं पहले की भी एक क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कि ई पे अगर ये वाला साइन लगा हो दैट इज स्वा, तो इस ई को हम फिर ए पढ़ते हैं, और ये साइन ना लगा हो तो ई का उच्चारण नहीं होता है। ई पे यहाँ साइन लगा है दैट इज पास है। एंड तो ये एक इन अ वर्ल्ड वेयर, एक ऐसी दुनिया जहां पर ये विचार की जो सारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, अब ये आउट ऑफ डेट है। एंड इन अ कंट्री, और एक ऐसे देश में वेयर क्लास डिफरेंसेस, जहां पर वर्ग विभाजन जो है हैव बीन ओवरटेकन, उसने ओवरटेक कर लिया है, यानी उसका वर्चस्व हो गया है बाय कास्ट सेगमेंटेशन। हमने जाति के आधार पर हमने जो है वो वर्ग विभाजन कर दिया है एज इंट्रेंच, और ये बहुत ही गहरा इंट्रेंचमेंट्स डीप रूटेड हो गया है। आइडेंटिटी मार्कर्स ये, और भाई हमारे यहाँ पर जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, तो जाति को हम हटा कैसे देंगे, दैट इज वेरी डीप रूटेड। इट इज नॉट अ सरप्राइज, ये एक आश्चर्य करने वाली बात नहीं है दैट अ पार्टी लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी, तो कोई ऐसी पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हैज जिसका ये हो कि कोई भी वर्ग ही नहीं होता, सब सोशल होता है। ये तो ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हैज फेस्ड, वो धीरे धीरे इरोजन, वो धीरे धीरे अब खत्म हो गया है। अभी समझ रहे हैं इंडिया में वर्ग विभाजन, जाति विभाजन इतना ज्यादा है कि अब आप कहेंगे नहीं हम सब एक हैं,
तो फिर तो ये तो अब आउट ऑफ डेट हो ही गया है। इन इट सपोर्ट बेस, इनके सपोर्ट बेस में, एंड हैज स्ट्रगल टू रिटेन, और इसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है स्ट्रगल टू रिटेन, बरकरार रखने की अ नेशनल प्रेजेंस, अपना राष्ट्रीय प्रेजेंस बनाकर रखने में इसको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। द रिफ्रेन इन द पार्टीज रिजोल्यूशन आफ्टर द एंड ऑफ इट्स 24th कांग्रेस सजेस्ट, ये जो रिजोल्यूशन हुआ 24th कांग्रेस में सजेस्ट दर्शाता है दैट इट इज अवेयर ऑफ, कि इसको पता है ऑफ इट्स इनएबिलिटी, अपनी इनएबिलिटी, अयोग्यता, टू गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गार्नर, एडहेरेंट, अनुयायी, फॉलोअर्स, किस चीज के लिए, टू इट्स आइडियोलॉजिकल कॉज, कि आज के टाइम पे भारत में इसको अपनी विचारधारा के लिए समर्थन ढूंढना डे बाय डे हमारा सेगमेंट बनता जा रहा है। इंडिया में जाति और रूट जो है वो पकड़ती जा रही है। ऐसे में इस विचारधारा को बनाए रखने के लिए जो है वो समर्थन नहीं मिलेंगे। बट इट इज ऑल्सो कॉग्निजेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, लेकिन साथ में ये भी अवेयर है। देखिए दो वर्ड आपको आसपास ही मिल गए हैं, अवेयर और कॉग्निजेंट, लेकिन ये अवेयर हैं ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, उन अवसरों के अवेलेबल जो अभी हैं, टू बिल्ड अ कोहेरेंट का मतलब होता है तालमेल, जिसका एक दूसरे से थोड़ा तालमेल हो, नैरेटिव अगेंस्ट द, अगर वो अभी जो गाथा चल रही है उसके खिलाफ अगर उसको एक अपना अवसर ढूंढना है, इंट्रेंचमेंट ऑफ राइट विंग थॉट, जो राइट विंग थॉट होता है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग कैसे हम करते हैं। राइट विंग थॉट एंड आइडियोलॉजी, जो राइट विंग जो थॉट है कैपिटलिस्ट विचारधारा को जो समर्थन देता है, राइट विंग इन अ पॉलिटी डोमिनेटेड बाय द बीजेपी, जो कि अभी राइट विंग विचारधारा वाली जो आइडियोलॉजी है, जो कि बीजेपी ने जो डोमिनेट कर रखा है, अगर इसके अगेंस्ट उसको काम करना है तो उसके पास अभी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बाय आर्टिकुलेट का मतलब होता है व्यक्त करना, a strong position on issues related to फेडरलिज्म का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, पावर का विकेंद्रीकरण, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। सिविल लिबर्टीज, जो हमारी निजी स्वतंत्रता है, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। सिविल लिबर्टीज का मतलब हमारी निजी स्वतंत्रता, जो लोगों की निजी स्वतंत्रता है, जेंडर राइट, सोशल जस्टिस और कम्युनल हार्मनी, ये सारे जो मुद्दे हैं जिन पर अभी बात करने की जरूरत है, और एंड कलेक्टिव एक्शन, और एक साथ में मिलकर हम काम करें, एंड आर्ग्यूइंग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि सारे रिसोर्सेस जो हैं वो एक जगह ना जो है वो हो, एंड वेल्थ अमंग अ टाइनी एलीट। जो पता ही आपको, अमृत सेन जी ने कहा था कि जो भारत की इकोनॉमी है उसको हम एक पिरामिड की तरह देखते हैं, कि अगर आप ऐसे देखेंगे तो भारत का जो सबसे टॉप है वो नैरो होता चला जाता है, यानी जो सबसे शिखर पे है वो बहुत कम संख्या है, यानी ये छोटा सा ग्रुप इकोनॉमी सब में सबसे टॉप पे है, और बाकी जो हमारा है वो सब हमारा नीचे है। तो ये एक टाइनी एलीट, यानी ये ऊपर वाला जो हमारा दल है, उन्हीं के पास सारे रिसोर्सेज हैं। द पार्टी सीक्स टू स्टे, पार्टी चाहती है कि वो बनी रहे। रिलेवेंट, आज भी तर्कसंगत, एज एन एंकर, कि अभी भी वो एक पतवार की तरह है, ऑफ अ डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजिकल पोल, आज भी वो एक विचारधारा पोल की तरह, एक मजबूत एंकर की तरह, जहां पर आप फॉल बैक कर सकते हैं, वो खड़ी है। वॉट द पार्टी हैज बीन अनेबल टू डू, लेकिन पार्टी क्या करने में सक्षम नहीं रही है, टू डू इज टू, क्या करने में, दैट इज कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू स्टेडफास्ट एक्शन, उसने उस अवसरों को एक मजबूत एक्शन में नहीं बदला है। इट हैज इलेक्टेड अ न्यू जनरल, अभी सेक्रेटरी MA बेबी, अभी इनका चयन किया गया है नए सेक्रेटरी के रूप में। अ लॉन्ग टाइम पॉलिट ब्यूरो मेंबर, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक मेंबर होते हैं उनको
पॉलिट ब्यूरो कहा जाता है, एंड लीडर फ्रॉम केरला, और ये लीडर भी हैं केरला के। परहैप्स शायद दिस ट्रांजिशन, जो ये ट्रांजिशन है फ्रॉम एन अर्लियर लीडरशिप दैट कट इट्स टीथ, जिसने कट इट्स टीथ का मतलब होता है थोड़ा अनुभव प्राप्त करना इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स एट द जेएनयू की बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिन्होंने जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस प्राप्त किया एंड प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल मेटल। और उनको आइडियोलॉजिकल मेटल, ये मेटल वाला नहीं है, दिस इज मेटल, एक इंथुजियाज्म, उत्साह टू द पार्टी, बट लैक, लेकिन उनमें कमी है डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन मास। लेकिन अगर अभी मास मतलब जन समूह में उनको एक्सपीरियंस नहीं है, एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और साथ ही साथ अपनी विचारधारा को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, और फिर लोगों की लोगों का जो मत है उसको हम वोट में कैसे तब्दील करें, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स विल हेल्प इट। हाउएवर दिस रिक्वायर्स फ्रेश एजेंसी, हालांकि इन चीज़ों को एक नई एजेंसी की जरूरत है। मिस्टर बेबी विल फेस अ हरकुलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य। हरकुलियन टास्क एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ही कठिन कार्य। इन रिवाइविंग द पार्टीज इलेक्टोरल फॉर्च्यून, की जो पार्टी का जो इलेक्टोरल यानी कि मतदाता वाला जो किस्मत है उसको अगर वो फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, जिंदा करना चाहते हैं, तो ये एक कठिन कार्य है, बहुत बहुत कठिन कार्य, दैट इज कॉल्ड हरकुलियन टास्क। द ओनली गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट दैट इट लीड्स टुडे, जो अभी इसको लीड कर रही है, द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला में फेसेस एंटी इनकम्बेंसी, और उन पर भी एंटी इनकम्बेंसी का मतलब जो भी सत्ता में ना हो, वो जो सेंटीमेंट होते हैं, दैट इज एंटी इनकम्बेंसी एज इलेक्शन आर ड्यू नेक्स्ट ईयर। भाई फेसेस एंटी इनकम्बेंसी, देखिए हमारे यहाँ पे होता क्या है कि जो सरकार में है और जो अपोजिशन में है, तो इसके खिलाफ हम होंगे ही होंगे, अगेंस्ट होंगे। तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट सत्ताधारी, उससे लोगों की नाराजगी हो जाती है, अगला इसको चांस दे दो। तो जो अभी सत्ता में है उसके खिलाफ जो काम करता है, वो लोग कुछ ना कुछ तो लेकर असंतुष्ट होंगे ही। तो जो संवेदना होती है उसको हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। सत्ता में जो है उनके प्रति जो हमारी नाराजगी है, दैट इज कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी। और ये अभी इनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। इन अदर अर्थवाइल स्ट्रॉन्ग, जो दूसरी जगहों पे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, बाकी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वेस्ट, और कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। इट हैज फेस्ड अ ड्रामेटिक डिक्लाइन एंड हैज, यहाँ पर भी बड़ी नाटकीय तरीके से इनमें कमी आई है। एंड हैज नॉट शोन एनी अर्जेंसी, और इन्होंने कोई तत्परता भी नहीं दर्शाई इन रिवाइविंग इट लॉस फॉर्च्यून, कि हमारा फॉर्च्यून खो गया, यहाँ पर हम अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड था और यहाँ से खो गया, तो इन्होंने इसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। द CPIM टुडे, आज जो है ये पार्टी रियलाइजेस द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट, ये एक इंडिपेंडेंट मोबिलाइजेशन दैट असर्ट, एक इंडिपेंडेंट मोबिलाइजेशन चाहते हैं जो असर्ट, थोड़ा जोर से कहे इट्स प्रिंसिपल, उनके सिद्धांतों को, एंड आइडियोलॉजी, और उनकी विचारधाराओं को, वाइल नॉट रूलिंग आउट, और इस चीज़ को ना खारिज करें इलेक्टोरल अलाइंसेस की वोट पाने के लिए या इलेक्शन के लिए थोड़े अपने अलाइंसेस यानी रिलेशंस भी बनाएं टू टेक ऑन द, किस चीज़ पर, ऑन द हेजेमोनिक बीजेपी, जो एक वर्चस्व बना हुआ है, हेजेमनी कई बार वर्ड आ रहा है बीजेपी का, उस पर थोड़ा ये भी, अगर उनसे कंपटीशन करना है तो थोड़े अलाइंसेस बनाने पड़ेंगे। इट्स फ्लीटिंग इलेक्टोरल सक्सेस, जो फ्लीटिंग का मतलब क्षणिक, जो इलेक्टोरल सक्सेस एल्सवेयर इन द कंट्री हैज बीन मेड पॉसिबल, दूसरी जगहों पर भी ये पॉसिबल तभी होगा जब थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ किस चीज़ से, ऑफ प्रोग्रेसिव एजिटेशंस,
प्रोग्रेसिव एजिटेशन एंड डेफ्ट अलायंसेस, आपके प्रोग्रेसिव प्रगतिशील एजिटेशन होने चाहिए। एजिटेशन भी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होते हैं। आपकी जो असंतुष्टि है एजिटेशंस वो प्रोग्रेसिव हो, ऐसा ना हो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध ना करें, वाकई अगर लगता हो कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एजिटेशन। एंड डेफ्ट, और बहुत ही निपुण पार्टनरशिप बनाइए डेफ्ट विद पार्टीज, ऐसी पार्टीज के साथ सच एज द, जैसे उदाहरण दिया हुआ है डीएमके इन तमिलनाडु, यहाँ पर तमिलनाडु में, एंड द कांग्रेस इन राजस्थान, और कांग्रेस से राजस्थान में, येट टू अट्रैक्ट मोर सपोर्ट। लेकिन अगर और सपोर्ट चाहिए फॉर इट्स आइडियोलॉजिकल, अपनी विचारधाराओं के लिए, तो पोजीशन द पार्टी मस्ट ऑल्सो अडैप्ट, तो पार्टी को अडैप्ट करना पड़ेगा, अनुकूल बढ़ना पड़ेगा टू प्रेजेंट डे रियलिटी, जो आज की हकीकतें हैं, इन अ मैनर, इस तरीके से दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर, जो दूसरे लिगैसीज का मतलब होता है जो जिनको विरासत में मिली है, ये लिगेसी वर्ड होता है, लिगेसी दैट इज विरासत, और जिनको मिलती है उनको बोलते हैं लिगैसीज ऑफ द ग्लोबल कम्युनिस्ट स्ट्रीम। तो जो बाकी जिनको विरासत में मिली है कम्युनिस्ट विचारधाराएं, उनको भी देखें। इट मस्ट शेड, इसको हटा देना चाहिए। द हिस्टोरिकल बैगेज, जो एक ऐतिहासिक बोझ रहा है कि भाई हम ये बना इसी विचारधारा से था, उसका बोझ हटा दीजिए। ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, जो कि एक अथॉरिटी वाला था, एंड फ्लॉड, और थोड़ा जो कमीपूर्ण इकोनॉमिक प्रोग्राम थे, आर्थिक प्रोग्राम थे, दैट कैरेक्टराइज अ फ्यू ऑफ दीज स्ट्रीम्स, जो इनमें से कम्युनिस्ट कई अलग अलग स्ट्रीम में बट गई, अलग अलग चैनल, पानी के जो अलग अलग चैनल हो जाते हैं स्ट्रीम। तो कम्युनिस्ट जो एक थॉट आया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने जो दिया था, वो अलग अलग विचारधाराओं में बदली, तो अलग अलग जो स्ट्रीम है, सो एज टू मेक इट इट्स एजेंडा, और इनको अपना एजेंडा बनाना चाहिए अपीलिंग, ताकि लोग उससे थोड़ा उनकी तरफ रुझान हो, टू प्रोग्रेसिव माइंडेड पीपल, जो थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंड है, जो सिर्फ निजी जो है वो विकास पे नहीं सोचते, बल्कि उनको पता है कि समाज ग्रो करेगा तभी वो भी, उनके भी हित जो है वो सुरक्षित रहेंगे। अगर ऐसे विचारधाराओं के लोग हैं, पीपल हु वांट टू ऑल्टर, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, कहीं भी पे जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, तो ऑल्टर वर्ड आज उनको ज़रूर याद आ जाएगा, बहुत बार कराती हूँ मैं। ऑल्टर, जो रेडी होंगे चेंज करने के लिए। द स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति, जो स्थिति है उसको चेंज अगर करना है, तो कुछ तो लोग होंगे जो चाहते होंगे कि स्थिति थोड़ी बदले। तो जो लोग ऐसे हैं, ऐसे लोगों को अगर सीपीआईएम को अपने उसमें लाना है, तो थोड़ा सा मॉडर्न ज़माने के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। बहुत सारे पॉपअप एरिया हैं, एंड वन ऑफ माई फेवरेट एरियाज, बिकॉज आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ। आई ऑलवेज बिलीव इन अ ग्रुप सोशल। मुझे लगता है कि मैं भी, हालांकि ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ मैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम कितना भी ग्रोथ करने की, डेवलप करने की बात करें, बट एट द एंड ऑफ द डे समाज को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक सोशल, जो पूरे सोसाइटी का एक डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, तो ऐसी मेरी भी विचारधारा है। मुझे भी लगता है कि जो लोग थोड़ा पिछड़े हैं, जिन लोगों को भी नहीं मिला, उन लोगों के बारे में भी थोड़ी बात होनी चाहिए। देखिए, पहले हम वर्ड कौन से आए हैं हमारे पास, तो वर्ड है हमारे पास एंट्रेंच, दैट इज डीप रूटेड, बहुत जो गहरा हो। एडहेरेंट, फॉलोअर या सपोर्टर, अनुयायी। आर्टिकुलेट, टू एक्सप्रेस क्लियरली, एकदम क्लियरली एक्सप्रेस करना। एलीट, दैट इज मोस्ट पावरफुल ग्रुप इन अ सोसाइटी।
समाज के जो एलीट ग्रुप होते हैं उन्हें हम कहते हैं जो एलीट, स्टेडफास्ट, अनचेंजिंग इन बिलीफ, एकदम आपका बिलीफ सिस्टम कोई हिला ना पाए. पॉलिट ब्यूरो, दैट इज टॉप लीडर, cut one's teeth to gain experience. Metal, courage in difficult situation. Herculean task, a difficult task. बहुत जो मुश्किल काम होता है, that is called Herculean task. Rule out, to reject, खारिज कर देना. Fleeting, क्षणिक, थोड़ी देर के लिए जो हो. और लेगैटी, दैट इज इनहेरिटर और बेनिफिशियरी, जिसको विरासत मिली हो. स्टेटस को, करंट सिचुएशन, यथा स्थिति, जो स्थिति है. और ऑल्टर, तो मैंने पहले ही कहा, टू चेंज. अभी वीडियो बनाने से पहले भी एक क्लास पढ़ा के आ रही हूँ मैं कैट की, और वहाँ पे भी मैंने आज ये ऑल्टर वर्ड कराया, तो सबको पता होगा. एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि चलो जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं वो हमारे काम हम न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं. इसका मतलब ये है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं. नाउ हम आगे देखेंगे. हमारे पास क्वेश्चन है, वाई हैज़ द CPIM स्ट्रगल टू रिटेन, CPIM को क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है टू रिटेन अ स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस, अपना जो एक राष्ट्रीय छवि बनाकर रखने में आज के टाइम पे. ड्यू टू लैक ऑफ पार्टी फंडिंग, ऐसा हमारे आर्टिकल में नहीं कहा है. बिकॉज ऑफ इंटरनल करप्शन, ये भी नहीं कहा है. एज इट फेल्ड टू कन्वर्ट आइडियोलॉजी इनटू इलेक्टोरल सक्सेस. यस, ये अपनी विचारधारा को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं. लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि आप हमारी विचारधारा से सहमत हो और फिर हमें वोट दें. What is the significance of M.A. Baby's appointment as the new general secretary? ये जो नए जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? He has extensive experience in industrial policy. No. He brings strong legal background. ये भी नहीं कहा है आर्टिकल में. He aims to merge CPIM with CPI. ये भी बात नहीं की है. और he represents a move towards leadership with electoral experience. Yes. वो एक कदम चल रहे हैं कि लीडरशिप की हम इलेक्टोरल एक्सपीरियंस पे अब जाएंगे. और व्हाट डज द आर्टिकल सजेस्ट CPIM मस्ट डू रिगेन रिलेवेंस. आज भी ये वर्ग विभाजन के टाइम पे भी हम सोसाइटी एज अ होल की बात करें तो ये कैसे करना पड़ेगा? रिगेन रिलेवेंस क्या करना पड़ेगा? रिटर्न टू इट्स ट्रेडिशनल क्लास बेस्ड एजेंडा. नो. बिल्ड अ ब्रॉडर प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म एंड अपील टू न्यूअर जनरेशन. यस, एक ब्रॉडर, एक प्रगतिशील प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और यंग जनरेशन को थोड़ा इसमें जो है थोड़ा अट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो इनका जो है ये इनकी आइडियोलॉजी अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पहली बात तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो पार्टीज तो जानते होंगे, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, और वो ये भी जानते होंगे कि इस पार्टी को कौन समर्थन देता है, इस पार्टी को कौन समर्थन देता है. लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि वो पार्टी किस विचारधारा पे काम करती है. ये आइडियोलॉजी बिहाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं उनको पता होगा, या कुछ लोगों को पता भी होगा. आई जस्ट टेक बैक माई वर्ड्स. बट अब मुझे लगता है मोस्ट ऑफ लोग इतना डिग ही नहीं करते हैं. CPI भी, उसकी भी अपनी विचारधारा है. क्या विचारधारा है, क्या आपको पसंद है या नहीं पसंद है. लेकिन अगर आप भी सोच रखते हैं कि मैं जिस पार्टी को जो है समर्थन देता हूँ, चाहे उसकी कोई भी विचारधारा हो, वो मेरी जाति को सपोर्ट करती है तो मैं दूंगा, तो फिर विचारधारा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है. फिर तो हम जाति धारा पढ़े. वाई टू रीड अबाउट विचारधारा. थोड़े वर्ड कर लें. की डिसीजन मेकिंग बॉडी इन अ कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलिट ब्यूरो. और स्टेडफास्ट का मतलब होता है बिना डरे हुए, साइनोनिम पूछा है, बिना हिले हुए, अनवेवरिंग. और
एंटोनिम पूछा है, फ्लीटिंग क्षणिक होता है, तो हम जो हमेशा चलता रहे, दैट इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल। एरर डिटेक्शन कहा है अ फ्यू ऑफ CPIM's आइडियोलॉजिकल स्टैंड, तो पहली बात तो अ फ्यू के बाद जो स्टैंड आएगा वो स्टैंड्स होगा प्लूरल, और अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं तो हैज की जगह हैव होगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, विल टेल यू लेटर इन आवर क्लासेस। पैराजम्बल की बात की है, पैराजम्बल बहुत, हालांकि किसी दिन डिस्कस करेंगे कि पैराजम्बल में भी PQRS क्या होता है, S1 S6 क्या होता है, और ये सारे डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में भी कई बात करेंगे। आज हमें ABCD दिया है, तो पहला पढ़ते हैं, CPIM इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ठीक है, ये भी यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा। देखिए मेरे करने का एक ट्रिक होता है कि मैं हमेशा फर्स्ट और लास्ट जो है वो ढूंढती हूँ कि पहला स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए और लास्ट कहाँ, फिर इसका पेयर कौन सा और इसका पेयर कौन सा, और इस तरह हमारा बन जाता है। अब यहाँ पर दिया है CPIM इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, इट फॉलोज अ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। अच्छा, अब इन दोनों सेंटेंस को पढ़ो तो ये तो पता चलेगा ना कि कौन पहले आना चाहिए। तो CPIM इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, इट फॉलोज अ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, द पार्टी इज करंटली इन पावर इन, ये तो जो है स्टार्टर होगा नहीं। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1964 आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम CPI। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं CPI कौन है। CPI इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ये कब बनी, तो ये बनी, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1964, यानी पहले हम लेंगे A और फिर बताएंगे कब बनी। भाई जैसे हमने कहा इस बच्चे का ये नाम है और ये तब पैदा हुआ। देखिएगा जीवनी जब भी लिखी होती है तो यही लिखा होता है, फला फला का ये नाम है और फला फला इस टाइम को पैदा हुए। एंड फिर क्या है, फिर हम कहेंगे इट फॉलोज मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, और फिर हम कहते हैं बच्चा बाद में ये बना, यानी कि B, और फिर लास्ट में अभी द पार्टी इज करंटली इन, तो फिर हम लास्ट में बताएंगे C। तो आपका ऑप्शन है ADBC, आंसर इज दिस। और पैराजम्बल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग स्किल, और रीडिंग स्किल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर नॉट योर आइज। आपकी आंखें कितनी तेज पढ़ लेती हैं, ना आपका दिमाग कितनी सेंसिटिविटी के साथ चीज़ों को समझता है, वो रीडिंग स्किल होती है। तो आप पढ़ें, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका पैराजम्बल, आपके क्लोज टेस्ट, फिलर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप चीज़ों का मर्म समझ रहे हैं। और अगर नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ों में हम ट्रिक ढूंढते रह जाते हैं। ट्रिक बस यही काम करता है, जैसे मैंने कहा पैराजम्बल में मैं हमेशा स्टार्टर ढूंढती हूँ कि स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ होगा, फिर पेयर बना लेती हूँ। इस तरह से हम काम करते हैं। बट बिलीव मी, इन सब में हमारी रीडिंग स्किल बहुत काम आती है। और रीडिंग स्किल क्या है ये तो मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में, तब तक बहुत सारी चीज़ें आई थी। मेरा तो मन कर रहा है मैं 4 घंटे पढ़ाऊँ कि कम्युनिज्म भी बताऊँ, सोशलिज्म भी बताऊँ, कैसे चाइना USSR से प्रभावित हुआ, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। आपको इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए आते हैं। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।